उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता के बारे में चर्चा करेंगे। तो समावयवता क्या होती है, पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है। तो पीछे मैंने समावयवता के बारे में आपको बताया था कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। समावयवता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक संरचनात्मक समावयवता और नंबर दो त्रिविम समावयवता। अब बात करूंगा मैं संरचनात्मक समावयवता की। तो संरचनात्मक समावयवता की क्या परिभाषा होगी कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तो वापस बोल रहा हूँ मैं एक बार, दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान पाए जाते हैं परंतु इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। इन्हें भी 6 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन से 6 भाग? आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधक समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता और उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। ये तो थी संरचनात्मक समावयवता के 6 भाग। अब अपन दूसरी समावयवता की बात कर रहे हैं। कौन सी? त्रिविम समावयवता। इसे भी 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से 2 भाग? एक ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकाशिक समावयवता। अब अपन क्या करेंगे, इनका भी आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे आयनन समावयवता का मतलब क्या होता है कि आयनन समावयवता का मतलब होता है कि उपसहसंयोजक जिनका जलीय विलयन में अलग अलग आयन प्राप्त होते हैं। उदाहरण देख के भी इनको समझेंगे अपन। हाइड्रेट समावयवता अपन देखेंगे समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। बंधक समावयवता अपन देखेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक में जो लिगेंड है वो किस प्रकार से बंध बना जाता है। उभयतंतुक लिगेंड का जैसे एग्जाम्पल अपन ने पीछे पढ़ा था, उसमें CN और NC 2 प्रकार से जुड़ते थे। ऐसे नाइट्रो में N परमाणु जुड़ रहा था मेटल के साथ में और O परमाणु भी जुड़ रहा था। तो यानी उभयतंतुक लिगेंड जो होते हैं वो बंधक समावयवता दर्शाते हैं। उपसह संयोजन समावयवता में इनके जो साथ जुड़े हुए लिगेंड हैं उनकी संख्या कितनी है, संख्या बराबर होनी चाहिए, फिर आगे पीछे या ना कम ज़्यादा हो जाएगी। और उपसह संयोजन या ना समन्वय संख्या तो समान रहेगी लेकिन लिगेंडों की स्थिति बदल जाएगी समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में। यानी एक लिगेंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, दूसरे लिगेंड के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको अपन कहेंगे उपसह संयोजन समावयवता। उसके बाद कहेंगे लिगेंड समावयवता, यानी किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड यदि वो खुद एक समावयवी की भांति व्यवहार करे तो अपन उसको कहेंगे लिगेंड समावयवता। और उपसह संयोजन स्थिति समावयवता के अंदर अपन पढ़ेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो लिगेंड की संख्या समान है यानी असम्मित है या सम्मित है, उस स्थिति को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अपन त्रिविम समावयवता के बारे में स्टडी करेंगे। तो त्रिविम समावयवता में अपन का 2 प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकाशिक समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता में अपन ये देख रहे हैं कि समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले जो यौगिक है उनमें उनके साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो किस प्रकार से जुड़ा है, समपक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या विपक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। और प्रकाशिक समावयवता में अपन ये देखेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक जो है वो प्रकाशिक तल को किस तरफ घुमाता है। अपन कहेंगे यदि बाईं तरफ घुमा रहा है या दाईं तरफ घुमा रहा है। दाईं तरफ घुमा रहा है तो अपन उसको प्लस या D द्वारा प्रदर्शित करेंगे और बाईं तरफ घुमा रहा है तो उसको माइनस या L के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद मैं वापस एक एक करके इनकी डीपली स्टडी करूँगा। अब संरचनात्मक समावयवता की बात करते हैं जिसकी परिभाषा लिख रहे हैं अपन, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं। क्या समान होते हैं? जिनके अणुसूत्र तो
समान होते हैं, परंतु जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। यानी अपन को इसमें देखा खाली अणुसूत्र तो समान है, जितनी भी संरचना होगी उनके अणुसूत्र तो क्या होंगे, समान, लेकिन संरचना में भिन्नता पाई जाएगी तो उसको अपन कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। अब इसके 6 भाग जो मैंने बताए थे उसमें पहले भाग का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 1 आयनन समावयवता। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आयनन समावयवता। तो इसकी परिभाषा अपन देखेंगे कि ऐसे संरचनात्मक समावयवी जो जलीय विलयन में अलग अलग ऐसे संरचनात्मक समावयवी जो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। तथा इस परिघटना को आयनन समावयवता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण पढ़ लेते हैं, CONH3 BrSO4 और दूसरा लेते हैं CONH3 SO4 Br। अब इनका अपन आयनन करेंगे तो अपन को क्या दिखाई देगा, वो यहाँ देखो आप, CONH3 Br इधर +2 और इधर SO4 -2, यानी इसमें ये 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं। और जब इसका आयनन अपन करेंगे तो आपको मिलेगा CONH3 SO4 +1 और Br -1। तो इस परिभाषा में आपको दिख रहा है कि एक कोबाल्ट इसमें केंद्रीय धातु आयन है, एमीन 5 इसमें भी है, Br इसमें भी है, SO4 इसमें भी है। लेकिन जब इसका जलीय विलयन किया जाता है तो इसमें SO4 -2 ऋणात्मक आयन प्राप्त हो रहा है और इसमें Br ऋणात्मक आयन प्राप्त हो रहा है। जब इस यौगिक को अपन BaCl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, BaCl2, यानी इसमें जब इसको मान लो अपन BaCl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो BaSO4 का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होगा। किस वजह से
क्योंकि सल्फेट आयन जो अलग प्राप्त हुआ है, ये सल्फेट आयन इस Ba के साथ अभिक्रिया करके और BaSO4 का सफ़ेद अवक्षेप आपको देगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे ले रहा हूँ, मान लो नीचे तो नहीं लिख पाएंगे ना, Pt NH3 होल 4 Cl2 Br2, Pt NH3 होल 4 Br2 Cl2। अब इसका भी अपन आयनन करेंगे तो क्या आएगा, Pt NH3 होल 4 Cl2 प्लस और 2Br माइनस, इसका आयनन करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा Pt NH3 होल 4 Br2 प्लस और 2Cl माइनस। और जब इसको AgNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो AgBr का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ये थी आयनन संभाव्यता, यानी इस आयनन संभाव्यता में अपन ने देखा कि ये संरचनात्मक संभाव्य जो है वो जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, यानी इनको पानी के अंदर घोलेंगे तो अपने अलग अलग आयन, पहले में जैसे SO4-2 और ये प्लस वाला मिला था, दूसरे में Br- और ये प्लस वाला मिला था, और जब इसको जलीय विलयन के अंदर घोला था अपन ने, इसमें Br- मिला था और इसमें Cl- अपन को प्राप्त हुआ था। उसके बाद अपन नेक्स्ट जाएंगे आगे, सेकंड नंबर। अब अपन सेकंड पॉइंट ले रहे हैं हाइड्रेट संभाव्यता। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल एवं आयनन मंडल में अलग अलग होती है। हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले रहे हैं CrCl3.6H2O, यानी इस उपसह संयोजक यौगिक में अपन देख रहे हैं कि Cr के साथ 3 तो Cl है और 6 जल के अणु है। कितने हैं? 6 जल के अणु। तो अपन इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं कि
के साथ में 6 जल के अणु अंदर डाल दो आप, H2O6 और Cl3 को बाहर लिख दो। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, जैसे मान लो Cr और यहाँ पर 6 में से 5 कर लो, एक Cl को बाहर निकाल लो यहाँ से। एक Cl जो Cl3 था ना, उसमें से एक Cl मैंने अंदर ले लिया और एक जल के अणु को मैंने क्या कर लिया, बाहर। तो यहाँ पर Cl2 कितना हो गया, नहीं Cl2 हो गया और एक जल का अणु क्या हो गया, बाहर आ गया। अब मैं आगे करूँगा तो क्या देख रहा हूँ, CrH2O4 Cl2, तो यहाँ Cl.2H2O। तो इनमें देख रहा हूँ समन्वय मंडल में जो समन्वय संख्या है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, खाली जल के अणु डिफरेंट हो रहा है। जैसे जल का अणु यहाँ पर 6 है, इसमें जल के अणुओं की संख्या 5 है, इसमें जल के अणुओं की संख्या 4 है। यानी समन्वय मंडल और आयनन मंडल कह रहे हैं, तो उनमें जल के अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रेट समावयवी, तथा इस परिघटना को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। अब ये जल के अणुओं की संख्या कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, कम या ज़्यादा होने से इनके रंग में परिवर्तन आ रहा है। जैसे ये पहला है बैंगनी रंग है, इसका किस टाइप का रंग है, बैंगनी रंग का पदार्थ होता है ये, क्योंकि इसमें 6 के 6 जल के अणु अंदर है। और ये दूसरा जो है नीला या हरा रंग दिखाई देगा इसका। और तीसरा जो है उसमें 2 जल के अणु बाहर है, तो इसको गहरा हरा रंग दिखाई देगा। अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि रंग अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। तो अपन जब डी और एफ ब्लॉक का चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के यानी संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो रंगीन क्यों पाए जाते हैं। तो ये भी, क्रोमियम भी एक संक्रमण श्रेणी का तत्व है। इनके पास डी कक्षक की उपस्थिति होने के कारण ये रंगीन पाए जाते हैं। इसमें ये कलर अलग अलग होने का वजह जो है कि इनके पास डी कक्षक उपस्थित होता है, इस कारण ये अलग अलग पाए जाते हैं। में चर्चा करेंगे बंधक समावयवता क्या चीज़ होती है। पहले आयनन समावयवता के बारे में चर्चा की थी, तो अपन ने कहा था कि जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। दूसरी अपन ने हाइड्रेट समावयवता की बात की थी, तो अपन ने कहा समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होती है। अब मैं तीसरा कर रहा हूँ बंधक समावयवता की बात। तो बंधक समावयवता परिभाषा में क्या है, मैंने इसमें यह कहा था कि आपको उभय दंतुक लिगेंड काम करेगा। कौन सा लिगेंड काम करेगा, उभय दंतुक। तो इसकी परिभाषा में आ जाएगा ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड उभय दंतुक हो। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड उभय दंतुक हो। एक दंतुक लिगेंड क्या हो जाएगा, ये कंडीशन है मेन, एक दंतुक लिगेंड उभय दंतुक हो, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के 2 दाता परमाणु, लिगेंड के 2 दाता परमाणु उप सह संयोजक बंध द्वारा उप सह संयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। आपस में जुड़े हुए रहते हैं, बंधक समावयवी कहलाते हैं।
बंधक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को बंधक समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बंधक समावयवता। यह ना इसकी परिभाषा में मेन जो चीज़ थी वो ये है, एक दंतुक लिगेंड क्या होना चाहिए? उभय दंतुक। क्या होना चाहिए? एक दंतुक लिगेंड उभय दंतुक। अब जैसे इसका उदाहरण अपन लेते हैं, मान लो Cr H2O होल 5, Cr H2O होल 5, Cn और बार Cl2। तो ये Cn जो है ये किस टाइप का लिगेंड है? उभय दंतुक लिगेंड। और मान लो अपन इसको ऐसे लिखे हैं Cr H2O होल 5 Nc और Cl2। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लिगेंड है, इस लिगेंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कार्बन परमाणु दाता का कार्य कर रहा है। यानी ये कार्बन परमाणु डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है? मेटल के साथ में, सेंट्रल एटम के साथ में, जो क्रोमियम है अपने पास। इस सेकेंड एग्जाम्पल में अपन देखेंगे ये नाइट्रोजन परमाणु ये दाता का कार्य कर रहा है। तो यह ना ये साइनाइड, जिसको अपन साइनाइड बोलते हैं, और Nc को अपन क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। अब इसका जब IUPAC अपन नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम है। यानी इसमें बंध कौन बना रहा है? कार्बन बना रहा है। किसके साथ बंध बना रहा है? सेंट्रल एटम के साथ। और इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या आएगा? पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। यानी इसमें सेंट्रल एटम के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। तो अपन परिभाषा में पहले से कहा था कि एक दंतुक लिगेंड कैसा होना चाहिए? उभय दंतुक होना चाहिए। और केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के दोनों ही दाता परमाणु, यानी इसमें ये दाता परमाणु का कार्य कर रहा है और इस सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ये दाता परमाणु कार्य कर रहा है। और ये किसका एग्जाम्पल है? उभय दंतुक लिगेंड का। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। CO NH3 होल 5 NO2 Cl2, CO NH3 होल 5 ONO और Cl2। तो ये भी कौन सा लिगेंड है? एक दंतुक है, और वो भी कौन सा? उभय दंतुक लिगेंड की श्रेणी का है। यानी इसमें नाइट्रोजन परमाणु जो है वो किसको दे रहा है? इस कोबाल्ट को, इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। और इसमें ऑक्सीजन परमाणु है वो कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग ये बात सत्य हो रही है, साबित हो रही है कि एक दंतुक लिगेंड होना चाहिए, उभय दंतुक होना चाहिए, और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उसमें उपस्थित दोनों ही परमाणु दाता परमाणु के रूप में कार्य करना चाहिए, और दोनों ही उसके साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़ना चाहिए। तब अपन उसको कहेंगे बंधक समावयवी। और इस परिघटना का नाम क्या है? बंधक समावयवता। अब इसका नामकरण क्या होगा? जैसे यहाँ पर एमीन है, कितने? 5, और ये क्या है? नाइट्रो। तो पेंटा एमीन, नाइट्रो, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण अंक थर्ड हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा?
क्लोराइड। दूसरे एग्जाम्पल का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन नाइट्राइटो, क्योंकि NO2 को नाइट्रो बोल रहे हैं और ONO को अपन क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो, पेंटाएमीन नाइट्राइटो। कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। तो ये थी तीसरे टाइप के बंधक समावयवता।